In this lecture, we will continue our topic that we started in the last lecture, CPU scheduling. And in the last lecture, we studied what CPU scheduling is, scheduling criteria कौन कौन से होते हैं, scheduling algorithms हमने different देखे. उसमें से first one था first come first serve that we discussed in detail in the previous lecture. In today's lecture, we will continue our topic and we will see what the new algorithm is of CPU scheduling. So it is shortest job first scheduling. आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है shortest job first scheduling. ये ऐसी scheduling है जिसमें हम shortest job देखते हैं, यानी कोई ऐसी जॉब जिसका burst टाइम या CPU टाइम सबसे शॉर्ट हो, हम उस जॉब को पिक करते हैं और इसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं. इसीलिए इसे shortest job first scheduling का नाम दिया गया है. इसका मतलब ये, लेकिन इस जॉब में, इस सिनेरियो में हमारे पास दो कंडीशंस या दो केसेस हो सकते हैं. हो सकता है आपके पास नॉन प्रेम्प्टिव हो या फिर प्रेम्प्टिव हो प्रोसेसेस. नॉन प्रेम्प्टिव का मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसे सीपीयू हेल्ड कर लिया तो उसको उसकी मर्ज़ी के बगैर आप फोर्सिबली रिलीज़ उससे नहीं करवा सकते सीपीयू. मतलब एक प्रोसेस आएगा और अपनी पूरा बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा. इधर इट इज़ शॉर्ट और इधर इट इज़ लॉन्ग. आप उसे प्रिम्प्ट नहीं कर सकते, आप उसे स्विच नहीं कर सकते टू द नेक्स्ट प्रोसेस. इसे कहते हैं नॉन प्रेम्प्टिव. लेकिन प्रेम्प्टिव का मतलब ये है कि एक प्रोसेस आया, उसका शॉर्टर सीपीयू टाइम था, वो एग्जीक्यूशन उसने स्टार्ट कर दी, लेकिन उसने 2 मिनट एग्जीक्यूशन की पीछे उसकी 8 मिनट की एग्जीक्यूशन पड़ी है. उतनी देर में प्रोसेस 2 आ गया जिसका बर्स्ट टाइम जस्ट 2 मिनट्स है. अब आप देखोगे कि ये जो अभी जिस पर मैं काम कर रही हूँ इसका 8 मिनट्स है अभी बर्स्ट टाइम पड़ा, और जो न्यू है उसका सिर्फ 2 मिनट्स है. मतलब अब जो न्यू प्रोसेस आया उसका शॉर्टर बर्स्ट टाइम है. तो आप इसको प्रिम्प्ट कर दोगे पहले वाले को. आप पहले वाले को से सीपीयू ले लोगे और सेकंड वन को दे दोगे जिसका बर्स्ट टाइम उससे भी शॉर्ट है, पहले वाले से भी. सो इस केस को कहते हैं प्रिम्प्टिव या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. के बाकी जो टाइम एग्जीक्यूशन टाइम रह गया है वो जिसका शॉर्टेस्ट है उसको पहले ले आओ. सो इस सिनेरियो में इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एग्जांपल है नॉन प्रेम्प्टिव एसजीएफ स्केड्यूलिंग, और इसमें आप देख सकते हो हमारे पास 4 प्रोसेसेस गिवन हैं जिनके अराइवल टाइम्स भी गिवन है और बर्स्ट टाइम भी. बर्स्ट टाइम की सीपीयू टाइम कितना लेंगे और अराइवल टाइम की किस मिनट पे या कब आए हैं वो प्रोसेस, अराइव कब हुए हैं. अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम इसका गैंट चार्ट बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि देयर इज़ प्रोसेस 1 जो कि 0 पे अराइव हुआ और उसका बर्स्ट टाइम था 7. अब ये बात ध्यान में रखें कि ये हम नॉन प्रेम्प्टिव कर रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम 0 है सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होता है और वो हमने ले लिया, दैट इज़ प्रोसेस 1. लेकिन उसका जो बर्स्ट टाइम था वो 7 मिनट्स था, और अगर 7 मिनट्स तक वो एग्जीक्यूशन करता रहा तो आप देखते हो कि प्रोसेस 2 तो 2 मिनट पे ही आ गया था, प्रोसेस 3 4 मिनट्स पे और प्रोसेस 4 5 मिनट्स पे ही आ गया था. मतलब 7 मिनट तक सारे प्रोसेस अराइव हो चुके थे. लेकिन हमने प्रिम्पशन क्यों नहीं की, यानी प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 या 3 में स्विच क्यों नहीं किया, क्योंकि दिस इज़ नॉन प्रेम्प्टिव. प्रोसेस 1 जो आया है सबसे पहले वही अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और फिर हम देखेंगे. अब फिर आप देखो, अब द क्वेश्चन अराइजेज कि प्रोसेस 3 क्यों आया, प्रोसेस 2 क्यों नहीं आया, पहले उसकी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं की, क्योंकि 7 मिनट्स तक सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं और अब हम उनको प्रायोरिटाइज करेंगे इस बेस पे कि किसका सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है. और हमने नोटिस किया कि दैट वाज प्रोसेस 3 जिसका बर्स्ट टाइम सबसे स्मॉल है, शॉर्ट है. इसलिए 7 मिनट्स के बाद प्रोसेस 3 आया, 2 मिनट्स उसने एग्जीक्यूशन की, 7 + 2 = 9. और उसके बाद हमारे पास आया प्रोसेस 2. अब आप देखो, मैंने नोटिस किया कि प्रोसेस 2 और 4 ऐसे हैं जिनका बर्स्ट टाइम जो है वो सेम है. तो बेटर ये है कि आप ऊपर से देखो और ऊपर से सबसे पहले जो प्रोसेस आया है उसी को एग्जीक्यूट कर दो. तो सो दैट वाज, क्योंकि दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है. प्रोसेस 2 आया, 4 मिनट्स एग्जीक्यूशन की, 9 + 13 = 4 = 13. एंड देन कम्स प्रोसेस 4 जिसका अगेन 4 मिनट्स बर्स्ट टाइम था. सो 13 + 4 = 17. ओके, इस तरह से नॉन प्रेम्प्टिव का गैंट चार्ट बनेगा एंड द टेबल जिसमें फिनिश टाइम्स आए हैं. फिनिश टाइम्स आप
डायरेक्टली गैंट चार्ट से देखकर लिख सकते हैं, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला आपको बताया है, फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ऑलराइट, सो ये एन एवरेज वेटिंग टाइम्स को सबको प्लस करें, डिवाइडेड बाय 4 करें, एंड द एवरेज वेटिंग टाइम कम्स आउट। नेक्स्ट इज़ प्रेम्प्टिव एसजेएफ। अब आप नोटिस करें तो मैंने वही एग्जांपल ली है, लेकिन अब मैं उसको प्रेम्प्टिव एसजेएफ के थ्रू सॉल्व करूँगी। सो हमारे पास देयर इज़ प्रोसेस 1 2 3 4, अराइवल टाइम्स गिवन है एंड बर्स्ट टाइम। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट आई टोल्ड यू जिसका अराइवल टाइम 0 है वही सबसे पहले स्टार्ट होगा। सो अराइवल टाइम 0 था प्रोसेस 1 का, इट स्टार्टेड, और उसने अभी 2 मिनट ही एग्जीक्यूशन की थी कि प्रोसेस 2 आ गया। अब आपने देखना है कि प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम कम है या प्रोसेस 1 का जो बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है वो कम है। अब प्रोसेस 1 ने 2 मिनट एग्जीक्यूशन की थी, मतलब पीछे 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम कितना रह गया है अभी 5, और प्रोसेस 2 का कितना है 4। तो अब 5 शॉर्ट है या 4, ऑब्वियसली 4। तो इसलिए यहाँ प्रिम्पशन हो गई, और अब सीपीयू किसके पास है, प्रोसेस 2 के पास, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 मिनट्स है। अब उसने 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। अब क्या हुआ, उसने प्रोसेस 2 ने 2 मिनट ही एग्जीक्यूशन की थी कि आपका टोटल टाइम स्पेंड या टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, सीपीयू टर्न अराउंड टाइम 4 हो गया। और 4 मिनट्स पे ही हमारे पास जो प्रोसेस 3 था उसका अराइवल टाइम था, प्रोसेस 3 आ गया। अब प्रोसेस 3 का एग्जीक्यूशन टाइम हमें देखना पड़ेगा कि वो शॉर्ट है या प्रोसेस 2 का जितना बर्स्ट टाइम रह गया है वो शॉर्ट है। अब मैंने देखा प्रोसेस 3 जो है उसका बर्स्ट टाइम 1 मिनट है, और प्रोसेस 2 का जो बर्स्ट टाइम है वो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 2 मिनट, तो उसकी एग्जीक्यूशन हो गई, पीछे कितना रह गया टाइम 2 मिनट। अब प्रोसेस 2 से भी शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है प्रोसेस 3 का, जो कि सिर्फ 1 मिनट है। तो मैं प्रोसेस यहाँ फिर से प्रिम्पशन होगी, और अब सीपीयू कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, प्रोसेस 3 के पास। उसने 1 मिनट एग्जीक्यूशन की, टर्न अराउंड टाइम 5 हो गया, और 4 + 1 5 हो गया। अब जब 5 हुआ तो 5 मिनट्स पे ही अराइव हुआ प्रोसेस 4, और प्रोसेस 4 का जो बर्स्ट टाइम था वो था 4 मिनट्स। लेकिन मैंने देखा कि अब मेरे पास प्रोसेस 4 का जो रिमेनिंग टाइम है वो 4 है, जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है, लेकिन प्रोसेस 2 का जो रिमेनिंग टाइम है वो 2 है। तो अब 2 शॉर्ट है या 4, ऑब्वियसली प्रोसेस 2 का जो बर्स्ट टाइम रह गया है वो शॉर्ट है। इसलिए मैंने यहाँ प्रिम्पशन 3 से 4 में नहीं की। बेशक अराइवल टाइम प्रोसेस 4 का हो गया था, स्टिल क्योंकि ये प्रेम्प्टिव है, मैं बर्स्ट टाइम्स और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, मैं सिर्फ बर्स्ट टाइम्स को फोकस करूँगी। मैं प्रोसेस 2 को सीपीयू एलोकेट कर दूँगी, उसकी जस्ट 2 मिनट्स की एलोकेशन फर्स्ट टाइम था, उसने अपना काम किया, 5 + 2 = 7। और अब 7 मिनट्स के बाद अब मैंने देखना है पीछे जो 2 प्रोसेस रह गए हैं उन दोनों में से शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है। प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 5 है, और प्रोसेस 4 का 4 है। अब 5 शॉर्ट है या 4, ऑब्वियसली प्रोसेस 4 का बर्स्ट टाइम 4 शॉर्ट है, इसलिए कमांड या कंट्रोल ऑफ सीपीयू प्रोसेस 4 को मिल गया। उसने 7 + 4 = 11 टर्न अराउंड टाइम हो गया, और मेरे पास पीछे एक ही प्रोसेस रह गया है। अब सीपीयू से एलोकेट कर दिया जाएगा और वो अपना फुल एग्जीक्यूशन कर लेगा ऑफ 5 मिनट्स। 11 + 5 = 16, सो द टोटल टर्न अराउंड टाइम फॉर द प्रोसेस इज़ 16। अब उसके बाद फिनिश टाइम्स, वेटिंग टाइम्स, ये टेबल आप खुद बना लेंगे, एंड डू कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम्स। सो अब आपने देखा कि अगर एक ही एग्जांपल हो एंड यू नॉट टोल्ड कि आपने इसे प्रिम्प्टिव या नॉन प्रिम्प्टिव एसजीएफ से करना है, तो आप उससे 1 बाय 1 दोनों एसजीएफ से करें। इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू डोंट हैव टाइम, यू हैव अ लिमिटेड टाइम स्पैन योर एग्ज़ाम, तो आप उसे जस्ट किसी एक प्रिम्प्टिव या नॉन प्रिम्प्टिव किसी एक अप्रोच से सॉल्व कर दें, एंड प्लीज़ नोटिफाई करें कि हमने इसे हेडिंग दें कि वी आर डूइंग इट विद प्रिम्प्टिव और नॉन प्रिम्प्टिव एसजीएफ स्केजुलिंग। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर हमारे पास अराइवल टाइम्स गिवन ही नहीं है एंड देयर इज जस्ट रिटन कि दिस इज़ एसजीएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फॉर स्केजुलिंग, तो हमने क्या करना है, अगर हमें सिर्फ बर्स्ट टाइम्स गिवन है तो हम सिर्फ बर्स्ट टाइम्स को देखेंगे और उन्हीं के ऑर्डर के हिसाब से या उन्हीं के शॉर्टेस्ट जॉब के शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम के हिसाब से उनको रेंडर करेंगे। लाइक यू कैन सी इन द फिगर बिलो कि हमने सबसे पहले
ये हमारे पास 4 प्रोसेस आए, 1 2 3 4। हमने देखा सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, वो है प्रोसेस 4। तो सबसे पहले प्रोसेस 4 आया 0 to 3। उसके बाद मेरे पास उसके बाद सबसे छोटा टाइम स्पेंड किसका था, दैट वाज प्रोसेस 1। 6 मिनट्स की एग्जीक्यूशन थी, 3 + 6 = 9। फिर आया प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 2। अब इसमें कोई प्रिम्पशन नहीं है इसमें, क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब के हिसाब से ही हम उनको प्रिम्प्ट कर रहे थे। बीच में प्रिम्पशन इसलिए हो रही थी इन द लास्ट एग्जांपल क्योंकि अराइवल टाइम्स गिवन थे। फिर उस अराइवल टाइम पे हमें देखना पड़ता था कि जो प्रोसेस नया आया है उसका बर्स्ट टाइम कितना है और प्रीवियस वन का कितना है, लेकिन यहाँ तो अराइवल टाइम्स गिवन ही नहीं है। जब अराइवल टाइम्स गिवन नहीं है तो जस्ट आप शॉर्टेस्ट जॉब का शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंगली प्रोसेसेस को रन करें और एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दें। दिस इज़ सिंपल। ओके, बट लेट्स सी अनदर एग्जांपल जिसमें हमें अगेन अराइवल टाइम्स गिवन है, बर्स्ट टाइम्स गिवन है एंड देयर आर 4 प्रोसेसेस। सबसे पहले मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोसेस 0 जिसका अराइवल टाइम होता है वो एग्जीक्यूट होता है। सो दिस इज़ प्रोसेस 1 जो सबसे पहले आया, लेकिन उसका बर्स्ट टाइम 8 था। अभी उसने 1 मिनट ही एग्जीक्यूशन की थी कि वहाँ प्रोसेस 2 आ गया जिसका अराइवल टाइम 1 था, वो प्रोसेस 2 अराइव हो गया। अब उसका बर्स्ट टाइम देख लेते हैं, उसका बर्स्ट टाइम 4 है और प्रोसेस 1 का जो जिसने सिर्फ 1 मिनट की थी उसका बाकी बर्स्ट टाइम कितना है, 7। अब 7 और 4 का कंपैरिजन करना है कि इनमें से छोटा बर्स्ट टाइम किसका है, तो वो है प्रोसेस 2 का। तो अब सबसे पहले प्रोसेस 2 आएगा और वो एग्जीक्यूशन करना भी 1 मिनट ही करता है कि प्रोसेस 3 आ जाता है क्योंकि उसका अराइवल टाइम था 2। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर कि आपके पास प्रोसेस 2 आया, लेकिन आप देखते हैं कि प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम 9 मिनट्स है, जबकि प्रोसेस 3 का 9 मिनट्स है एंड प्रोसेस 2 का 4 मिनट्स है। मतलब रिमेनिंग उसने 1 मिनट की एग्जीक्यूशन की थी, रिमेनिंग उसका 3 है। जब उसका 3 है, इसका 9 है, सो शॉर्टेस्ट तो प्रोसेस 2 ही है। सो प्रोसेस 2 अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा, लेकिन प्रोसेस 2 ने अपनी एग्जीक्यूशन 2 मिनट्स की लाइक 1 + 2 = 3 मिनट्स की तो हमारे पास प्रोसेस 4 आ गया क्योंकि उसका अराइवल टाइम 3 था। अब जब प्रोसेस 4 आ गया तो अब हम मैच करेंगे कि बर्स्ट टाइम किसका शॉर्ट है। प्रोसेस 2 का 1 मिनट रह गया है और प्रोसेस 4 का 5 मिनट्स है, तो ऑब्वियसली प्रोसेस 2 का एग्जीक्यूशन टाइम जो रह गया है वो शॉर्ट है, इसलिए प्रोसेस 2 अपनी कंटिन्यू करेगा, पूरे 4 मिनट्स अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा और फिर 1 + 4 = 5। अब 5 अराइवल टाइम पे आप देखो कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे अराइव हो चुके हैं। सो अब जिस ऑर्डर से प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे वो अपने बर्स्ट टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूट होंगे। सबसे पहले मैंने देखना है प्रोसेस 3 का 9 मिनट्स है, प्रोसेस 1 का 7 मिनट्स है एंड प्रोसेस 4 का जो है वो 5 मिनट्स है। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस 4 को एग्जीक्यूट करूँगी, वो पूरे अपने 5 मिनट्स के एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। 5 + 5 = 10 मिनट हो गया टर्न अराउंड टाइम। फिर मेरे पास प्रोसेस 3 है जो कि 9 मिनट्स का बर्स्ट टाइम है और प्रोसेस 4 है जिसका प्रोसेस 1 है इसका 7 मिनट्स रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है। सो 7 मिनट्स शॉर्ट है या 9 मिनट्स, ऑब्वियसली प्रोसेस 1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम कम है। वो आया, उसने पूरे 7 मिनट्स अपनी एग्जीक्यूशन की, टर्न अराउंड टाइम हो गया 17। उसके बाद आएगा प्रोसेस 3, द लास्ट वन विद द लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम, और लास्ट में वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा एंड फॉर 9 मिनट्स। 17 + 9 = 26। अच्छा जी, इसका टेबल आप खुद बनाएंगे ऑफ द फिनिश टाइम, बर्स्ट टाइम एंड द वेटिंग टाइम, और फिर वेटिंग टाइम एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे। ऑल राइट, सो यहाँ हमारे पास एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम है अपार्ट फ्रॉम द स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है जिसमें दे आर आस्किंग अस कि पेयर ऑफ स्केजुलिंग क्राइटेरियाज जो थे, स्केजुलिंग क्राइटेरियाज जो हमने डिस्कस किए उसमें उसके उन्होंने हमें कुछ पेयर्स बना दिए हैं एंड वो हमसे पूछ ये रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। मतलब एक पेयर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा जो है वो कम किस तरह से होता है, या एक चीज़ के कम होने से दूसरा बढ़ता कैसे है। सो फर्स्ट पेयर है CPU यूटिलाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टाइम। CPU यूटिलाइजेशन और रिस्पॉन्स टाइम का क्या रिलेशन है ये हमें एक्सप्लेन करना है। CPU यूटिलाइजेशन का मतलब है कि CPU कितना इस्तेमाल होता है।
अब यहाँ पर CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होती है अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होती है मतलब स्विचिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होते हैं और जो CPU यूटिलाइजेशन है वो कम होती है। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम से कम स्विचिंग हो प्रोसेसेस में और एक ही जो प्रोसेस है वही एग्जीक्यूशन करता रहे तो CPU यूटिलाइजेशन बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सो CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होती है अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारे पास कम हो, क्योंकि स्विचिंग आप कम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आप कम किस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंटली स्विच ना करें प्रोसेसेस में। लेकिन इंक्रीजिंग CPU यूटिलाइजेशन की वजह से जो रिस्पॉन्स टाइम है प्रोसेसेस का वो कम हो जाता है। क्यों अभी मैंने बोला आपको कि जो एक ही प्रोसेस के पास CPU रहे, जब हो सकता है वो एक ही प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो, उसका रिस्पॉन्स टाइम मुझे बहुत देर बाद मिले। इन अ वे इस तरह से CPU यूटिलाइजेशन अगर बढ़ती है तो रिस्पॉन्स टाइम शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा CPU एक ही प्रोसेस के पास रहता है और हो सकता है वो बहुत लंबा प्रोसेस हो, जिस वजह से मेरा जो रिस्पॉन्स टाइम है यानी जो फर्स्ट आउटपुट जो मिलता है मुझे वो बहुत देर बाद मिलता है। एक चीज़ के बढ़ने से CPU यूटिलाइजेशन बढ़ने से रिस्पॉन्स टाइम कम हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट ये मसला या एक लड़ाई है इन दोनों में। दिस इज़ द रिलेशन। सेकेंड हमारे पास पेयर जो हमें दिया है एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड मैक्सिमम वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम मिनिमाइज़ होता है यानी कम से कम टर्न अराउंड टाइम होता है ओवरऑल प्रोसेस का अगर शॉर्टेस्ट टास्क को सबसे पहले एग्जीक्यूट करें, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे और छोटे होंगे उतना कम टर्न अराउंड टाइम का ओवरऑल प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम होगा। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से जो लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस है वो बहुत ज़्यादा देर तक उन्हें वेट करना पड़ता है। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा देर तक उन्हें वेट करना पड़े कि दे स्टाव मतलब कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है उनको, और इससे क्या होता है ओवरऑल जो वेटिंग टाइम्स है वो इंक्रीज़ होती हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास मैक्सिमम होता है जब आपके पास टर्न अराउंड टाइम मिनिमाइज़ होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द रिलेशन कि वेटिंग टाइम बढ़ने से टर्न अराउंड टाइम कम होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेयर है आईओ डिवाइस यूटिलाइजेशन एंड CPU यूटिलाइजेशन। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। CPU यूटिलाइजेशन हमारे पास इसका मतलब ये है CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज़ होगी अगर आप लंबे प्रोसेस जो कि CPU बाउंड हों वो देते रहो CPU को कम से कम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़े, एक ही प्रोसेस पे एग्जीक्यूशन करता जाए क्योंकि वो CPU बाउंड था, ज़्यादा CPU के पास ही रहे, CPU यूटिलाइज होता रहे और CPU यूटिलाइजेशन बहुत हाई हो जाए। लेकिन आईओ यूटिलाइजेशन जो है आईओ यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज़ होती है जब आईओ बाउंड प्रोग्राम्स रन किए जाएँ उसमें। और आईओ बाउंड प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि ऐसे प्रोग्राम्स CPU के पास आएँ जिनमें आईओ रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती है और CPU यूटिलाइजेशन कम होती है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है। इस तरह अगर आईओ बाउंड आप बढ़ाते हो तो CPU यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाती है। अगर आईओ डिवाइसेस ज़्यादा यूटिलाइज होंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी तो CPU यूटिलाइजेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। So this was that's all for today's lecture. There's still any issue or term or anything that is not understood, please ask me in the comment box. Thank you.